आतंकियों को नई संजीवनी देने में लगी है। टीटीपी के साथ से अलकायदा खुद को फिर से जीवित करने में लगा है। आलम यह है कि अलकायदा ने आतंकियों ने अफगानिस्तान में ही 10 आतंकी कैंप खोल डाले हैं और यह खुलासा हुआ यूएन की उस रिपोर्ट से जिसने सनसनी मचा दी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। टीटीपी से दोस्ती, अलकायदा हुआ एक्टिव। टीटीपी अलकायदा साथ, खतरे का अलार्म। अलकायदा ने पसारे पैर, आतंकी ट्रेनिंग कैंप की जमीन, अलकायदा रच रहा साजिश। इस हमले के बाद अमेरिका ने अलकायदा की कब्र खोद कर रख दी थी। लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका के नेवी सील कमांडोज ने मार गिराया। इसके बाद अलकायदा का जो नेटवर्क नेस्तनाबूद हुआ वो फिर बन नहीं पाया। लेकिन एक बार फिर ये आतंकी संगठन अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश में है और इसको साथ मिल रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का, यानी टीटीपी का। अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकियों के लिए ना करने का दावा करने वाला अफगानिस्तान एक बार फिर अलकायदा के एक्टिव होने की वजह बन रहा है। यूएन की एनालिटिकल सपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि अफगानिस्तान में अलकायदा फिर पैर पसारने लगा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अलकायदा ने टीटीपी के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अपने अभियान का विस्तार किया है। अफगानिस्तान और ईरान के बीच अलकायदा के आतंकियों की आवाजाही बनी रहे, इसके लिए अलकायदा ने टीटीपी की मदद से 10 नए ट्रेनिंग कैंप, 5 मदरसे, 1 हथियार डिपो और कई सुरक्षित स्थान खोले हैं। अफगानिस्तान के गजनी, लघमन, परवान और उरुज़गान प्रांतों में अलकायदा ने ये कैंप खोले हैं। अलकायदा की आतंकी वारदातों से कई देश घायल हुए हैं, जिसमें अमेरिका में 9/11 का हमला अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जाता है। ऐसे में इस आतंकी संगठन का एक बार फिर एक्टिव होना दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है। अगर अलकायदा एक्टिव होता है तो इसका मतलब मान के चले ना सिर्फ ये अफगानिस्तान बल्कि दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो जुड़े हैं। सर, आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। इंडिया डेली में मैं आप स्वागत करता हूँ। रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी, सीधा सवाल ये, अलकायदा का पांव पसारना, हालांकि अफगानिस्तान पर जब तालिबान ने हुकूमत की थी तब तालिबान की तरफ से यह कहा गया कि हम किसी भी तरह के आतंकवाद को या आतंकवादियों को अफगानिस्तान में पनाह नहीं देंगे। लेकिन यूएन की रिपोर्ट ये साफ बताती है कि अब अलकायदा अफगानिस्तान में पैर पसारना शुरू कर रहा है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अलकायदा ने फिर से प्रेजेंस अभी अपनी शुरू कर दी है और खबरों में ये भी आ रहा है कि उसामा बिन लादेन का जो बेटा है, हज़्म बिन लादेन, वो भी अभी अफगानिस्तान में है और अलकायदा को फिर से शुरू करने की वो कोशिश कर रहा है। देखिए, ये जिस प्रकार से ये टेररिस्ट रजीम्स हैं, जैसे कि तालिबान की रजीम है अफगानिस्तान में, ये तो बाकी जो उनके सपोर्ट ग्रुप्स हैं, इनके साथ ये लड़े हुए हैं बहुत सालों के साथ। अलकायदा और अफगान तालिबान की दोस्ती ये अभी की नहीं है, ये बहुत पुरानी दोस्ती है। और अभी जब ये दोबारा अपना बेस वहाँ पर रिवाइव कर रहे हैं तो मुझे तो इससे कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि अमेरिका को उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस प्रकार के कोई हरकत होने नहीं देंगे। इस समय पर कोई अलकायदा से अफगानिस्तान की ज़मीन से बाहर कोई हमला हुआ नहीं है, लेकिन आगे वाले दिनों में क्या होता है इसका हम कुछ कह नहीं सकते हैं। दूसरी रही बात तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, जो उनके भी बेसेस इस समय पर अफगानिस्तान में हैं। अभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की लड़ाई वो दूसरी किस्म की है, उनकी लड़ाई जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। तो प्रॉब्लम बेसिकली दुनिया को अगर आ सकता है और भारत को भी आ सकता है, ये है अलकायदा से। अगर वो अपने, क्योंकि अलकायदा के जो देखने का रुख है वो इस प्रकार का रुख है कि वो पूरे विश्व को देखता है, जैसे कि उन्होंने अमेरिका को टारगेट किया था 9/11 में। तो ये किस प्रकार से अपने आप को
दुश्मन बना के किसी और को टारगेट करेंगे, ये अभी आगे वाले दिनों में देखने को आएगा। लेकिन मेरी अपनी सोच समझ से ये जो खबरें हैं ये बिल्कुल सही हैं, और ये पूरी दुनिया के लिए ये एक चिंता की विषय ये है। एक चिंता का विषय है पूरी दुनिया के लिए। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन जी, जिन इलाकों में अलकायदा कैंप लगा रहा है वो हैं गजनी, लगमन, परमार। ये वो इलाके हैं जहां पर इसने कैंप लगाना शुरू कर दिया है, वहां से ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। जरा इन इलाकों की स्थिति बताइएगा कि अफगानिस्तान में किस तरफ है, और अफगानिस्तान में अलकायदा का पनपना क्या टीटीपी को भी फायदा करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के साथ एक अलग जंग लड़ रही है। आपने 3 प्रोविंसेस का नाम लिया है, गजनी, परवान और लेगमान। जहाँ तक गजनी और लेगमान का सवाल है, देखिए वो ड्यूरेन लाइन के साथ ही है, और बेसिकली ये पक्तिका और पक्तिया के थोड़ा सा साथ ही लगा हुआ है ये गजनी, और लेगमान थोड़ा और उसके ऊपर है। तो बेसिकली ड्यूरेन लाइन के साथ है, और ये इलाका पूरा पश्तून डोमिनेटेड है। लेकिन जो ये परवान है उसके थ्रू पंशेर वैली जाती है, और मैं वहाँ खुद गया हुआ उस पंशेर वैली में जब मैं डिफेंस अटैची था अफगानिस्तान में। तो मेरे को वो इलाका जो है वो पूरा तजिक डोमिनेटेड है। लेकिन हाँ, वहाँ पर आज की तारीख में जो अफगान तालिबान की नफरी बहुत भारी तादाद में डिप्लॉयमेंट है, ड्यूरेन लाइन से भी ज़्यादा वहाँ पर डिप्लॉयमेंट है। इसका कारण ये है कि वो नहीं चाहते हैं कि तजिक फिर से उनके ऊपर हमला करे, जिस प्रकार पंशीर वैली में अफगान तालिबान को बहुत कठिनाई हुई थी उनको क्लियर करने में। तो वहाँ पर बेसिकली तजिक डोमिनेटेड है। तीसरा इश्यू है कि अमेरिका को वायदा दिया था अफगान तालिबान ने कि वो वहाँ पर कोई भी ये आतंकवाद ग्रुप को पनपने नहीं देगा, उसको ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं देगा। ये तो एक अमेरिका को भी पता है ये मिशन इम्पॉसिबल है। कारण ये है, जब मैं वहाँ खुद था, एक तो पूरी अफगानिस्तान आर्मी वहाँ डिप्लॉयड थी, अफगानिस्तान पुलिस थी, और साथ ही अमेरिका लेड इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स, वो जो कितने रीजन्स में वहाँ बटी हुई थी, 52 कंट्रीज के साथ डिप्लॉयड थी। अगर वो इतनी बड़ी फोर्स वहाँ पर ये अफगान तालिबान को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो अभी तो अफगान तालिबान की नफरी कम है, और जैसे मैंने आपको बताया उनकी इंटरनल प्रॉब्लम देखते हुए उनकी सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट है इस इलाके में, परवान प्रोविंस में, पंशेर वैली के इलाके में। कुछ इलाके हैं वहाँ उनकी मौजूदगी बहुत मुश्किल है, जैसे बदाख्शान के अंदर ये वखान कॉरिडोर आता है, वहाँ बहुत मुश्किल है, इसीलिए क्योंकि वहाँ टेरेन भी मुश्किल है और वो बहुत दूर पड़ता है वहाँ से, काबुल से, मतलब बहुत ही ट्रेचरस टेरेन, और वहाँ आमूमन तौर पे बर्फ रहती है वखान कॉरिडोर के इलाके में। तो पूरे इलाके में ये अफगान तालिबान के जो लड़ाके हैं वो मौजूद नहीं है, इसीलिए टीटीपी को वो वहाँ पर कैंप्स मिल रहे हैं, ट्रेनिंग का इलाका मिल रहा है, और वो हमारे हित में है, क्योंकि टीटीपी का बेसिक इरादा है पाकिस्तान आर्मी को और आईएसआई को टारगेट करना, और वहाँ वो अपना एजेंडा है जो शरिया लॉ लाना चाहता है। लेकिन हाँ, जो अभी अलकायदा का रिपोर्ट है, देखिए अलकायदा की अभी सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये इनकी लीडरशिप नहीं थी। आपको पता है वही काबुल में अल जवारी को मारा गया था, और अल जवारी आपको पता है उस समय लीडर था। और फैक्ट तो ये है कि अफगान तालिबान के कंट्रोल करने के बाद भी अल कायदा का लीडर वो वहीं पर मौजूद था जिसको मारा गया। तो कहने का मतलब है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वहाँ अल कायदा कार्टर्स हैं। हाँ, अब सवाल उठता है अल कायदा कार्टर्स, ये कार्टर्स में जागरूक आ रही है, अब इनको फंडिंग कौन कर रहा है, इनका लीडर कौन बनेगा। जैसे अभी जनरल साहब ने बताया, ये बिन लादेन का जो बेटा है वो शायद उसकी ग्रूमिंग हो रही है, तो हो सकता है अगले 1-2 साल इनका रिवाइवल अच्छा हो सकता है, और फिर ये पूरे विश्व को ट्रबल कर सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं, और भारत को भी हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है, भारत चिंता का विषय है। रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी, एक नाम उभर कर सामने आया है अलकायदा नेता का, हकीम अल मसरी, जो प्रशिक्षण का जो पूरा काम है वो देख रहा है। इसकी जरा प्रोफाइल बताइएगा कि ये हकीम अल मसरी कौन है। देखिए, ये हकीम अल मसरी के बारे में मैं इतना जानकार नहीं हूँ। इस विषय के ऊपर मैंने स्टडी नहीं किया है।
तो इसके ऊपर हो सकता जी। है जनरल वेस्टर्न साहब बता सकेंगे। मेरे पास वो ज्ञान नहीं है। एक बार मैं ले लेता हूं, जनरल मेस्टन साहब से भी ले लेता हूं। ये जो नेता है हकीम अल मसरी, जिस पर ये आरोप ये लगाया जा रहा है कि यही जो है जो लड़के हैं उनको ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वो टीटीपी के साथ मिलकर जो है वो लड़ाई करे, और यही अलकायदा को ऑपरेट कर रहा है प्रशिक्षण शिविर लगाकर। और देखिए, इनके कईयों के नाम आते हैं, जैसे बिन लादेन के बेटे का भी आया है या मिस्री का भी आया है। और इसकी अभी क्योंकि एक नया नाम उभरा है तो इसकी अभी डिटेल एनालिसिस किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि मैं भी जब था और मैं और जनरल साहब हम लेटेस्ट ये सब एनालाइज करते रहते हैं, तो ये नाम एक नया नाम आ रहा है। हो सकता है कि कितना ये प्रभावशाली होगा, क्योंकि अल कायदा की लीडरशिप इजी नहीं है। जिसका मुद्दा ग्लोबल लेवल टेररिज्म मचाना है तो उसको एक बहुत मजबूत लीडर चाहिए, और उनके पास मेरे को पता है ये लीडरशिप की प्रॉब्लम थी। तो ये एक इसलिए मैंने बोला 2-3 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि लीडरशिप इनको जब तक आएगी नहीं, ये काडर को जोड़ना मुश्किल होगा। लेकिन एक चीज है, जब अमेरिका वहां थी उनका इरादा क्या था? उनका ये था फाइंड, फिक्स एंड फिनिश अल कायदा, और वो उन्होंने किया। और रिवर्स मिलिट्री मोमेंटम ऑफ तालिबान, तो फाइंड भी किया उन्होंने, फिक्स भी किया, फिनिश भी किया, और अल कायदा की लीडरशिप को टोटल खात्मा कर दिया था, बिन लादेन को और अल जवारी को। तो नई लीडरशिप, क्योंकि हम भी एब्रेस्ट हैं ये लेटेस्ट नई लीडरशिप का उभरना, ध्रुव कटोच जी, एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर फंडिंग कहां से आ रही है? कौन है जो इस अलकायदा को, जो लगभग खत्म हो चुकी थी, उसे एक बार फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है, और मकसद क्या है? देखिए, मुझे तो कोई शक नहीं है, ये फंडिंग जो है ये अरब कंट्री से ही आ रही है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अरब कंट्री के सरकार की तरफ, जैसे कि सऊदी अरेबिया से जो उनकी हुकूमत है वहाँ से पैसे आ रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर कई शेख हैं जो इन मामलों को सपोर्ट करते हैं, और वहाँ से इनकी फंडिंग हो रही है। तो अल कायदा को रिवाइव करने के लिए जहाँ तक फंडिंग की बात है, ये पैसा इनको आ रहा है, और ये अरब स्टेट से ही आ रहा है। दूसरी बात ये भी है कि जहाँ तक हम इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, जैसे कि अभी अल कायदा उभर रहा है, यहाँ पर आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज जो है ये भी इनको सपोर्ट करती है। अभी आपने देखा सीरिया में क्या हालत हुआ है। सीरिया में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी वापस आ गई है, और $10 मिलियन उसके जो लीडर है उसके सिर पर बाउंटी थी, और वो अमेरिका ने हटा दी है। तो अभी वेस्टर्न पास क्या करते हैं, जब भी उनको इस्लामिक उग्रवादियों से मदद चाहिए अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए, वो उसको अपने साथ मिला लेते हैं। तो वहाँ पर भी मुझे ये भी शक हो रहा है कि क्या वेस्टर्न पास से भी उनको फंडिंग आ रही है। ये हो सकता है, लेकिन ज़्यादा करके मेरे अपने सोच विचार से इनकी जो पैसे आ रहे हैं ये ड्रग मनी है, एक आर्म स्मगलिंग है, दो, और जो कई शेख हैं, जो शेख्स हैं अरब स्टेट्स में, उनकी तरफ से भी इनको पैसा आ रहा है। तो पैसों की मुझे लगता नहीं है इनके पास कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जो है, जो जनरल वेस्टर्न साहब ने बिल्कुल सही बताया, प्रॉब्लम बेसिकली लीडरशिप का है। कौन है वो जो वन लीडर जो सब ग्रुप्स को एक साथ मिला के आगे ले जा सकता है? वो लीडरशिप वैक्यूम अभी तक चल रही है अलकायदा में। ये चल रही है, लेकिन जिसका नाम ले रहे थे दरअसल ये विद्रोही गुट का नेता रहा, अल शाम, तहरीर अल शाम इसका पूरा नाम था। $10 लाख का इसके ऊपर इनाम रखा गया था, और अब इसको एक अलग प्रोजेक्शन इसको दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है ये फ्रीडम फाइटर है, कई जगहों पे ये रिपोर्ट आई, जबकि हकीकत ये थी कि ये अलकायदा को खड़ा करने में इसकी भूमिका भी अहम थी, जिसका जिक्र वो सीरिया के लिए कह रहे थे। लेकिन संजय मेश्राम साहब, अमेरिका में अब राष्ट्रपति भी बदल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब 20 तारीख से शपथ ग्रहण कर रहे हैं, और अमेरिका का सीधा और क्लियर फोकस अलकायदा पर है कि अलकायदा को हमको खत्म करना है, पैदा ही नहीं होने देना है। तो क्या आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो कॉन्फ्लिक्ट है अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच में, वो हो सकता है? और ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। देखिए, मेरा एक अभी ये डिस्कशन के दौरान ही एक सोच निकली है। वहां पर यूनाइटेड नेशंस अफगानिस्तान मिशन असिस्टेंट फोर्स है, यूनामा को, जो मैं भी कई बार उनसे इंटरेक्ट करता था, ये मेरे को रिपोर्ट ऐसी लग रही है कि वहाँ कुछ लोकल लेवल पे ये एक उनको फीडबैक दिया गया है, क्योंकि यूनामा के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है उसको वेरीफाई करने के लिए। जी, ये शायद प्लांटेड फीडबैक होगा कि ये यूएन की जाके ये मैटर रेज हो जाए कि वहां पर अलकायदा की ट्रेनिंग हो रही है।
इसका एक कारण मेरे को दिख रहा है। देखिए, आज अफगान तालिबान की सबसे बड़ी चिंता है, इसको ना तो रिकॉग्निशन मिला है किसी भी विश्व के कंट्री से, और दूसरी चिंता है उसको, आज उसकी जो इकोनॉमी है वो शैटर्स में है, मतलब इकोनॉमी बिल्कुल खत्म है, क्योंकि कोई दुनिया में उसको जब रिकॉग्नाइज कर रहा है तो पैसे नहीं आ रहे हैं। ये उसकी कमजोरी है। भारत ने अभी थोड़ा सा वार्तालाप किया है और मैं सोचता हूँ अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि उसका कभी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जहां तक अमेरिका का सवाल है, ये शायद रिपोर्ट इसीलिए प्लान की गई है कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर आए कि अफगानिस्तान, तालिबान के पास भी एक प्रेशर पॉइंट है। देखिए, आज की पूरी इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्लिक्ट्स में सारा खेल हो जाता है प्रेशर पॉइंट्स का, प्रेशर टैक्टिक्स है। ये प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है अफगान तालिबान कर रहा है अमेरिका के ऊपर, कि हो सकता है वो दबाव में आके इनको रिकॉग्नाइज करे और फिर इनकी फंडिंग शुरू करे, इनको और इनको सब कुछ जैसे एक हुकूमत के साथ होता है वो रिश्ते कायम करे। क्योंकि सीरिया का भी उदाहरण ये है, क्योंकि यही वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, इटली, जर्मनी, सब जाके अभी सीरिया में ये अहमद अल शान के पास जा रहे हैं, तो वो भी यही चाहते हैं कि जब उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उनके पास जा रहे हैं, ये हमारे पास भी है, तो ये प्रेशर टैक्टिक्स का एक मसला हो सकता है। अब ट्रंप क्या कर सकता है? देखिए, ट्रंप भी बहुत क्लियर है। ट्रंप को भी पता है अफगान तालिबान को बिल्कुल खत्म करने के लिए सबसे बड़ी बात है इंडिया के ऊपर प्रेशर मारो, पूरे विश्व में प्रेशर करो, उनको फंडिंग नहीं करो। आप अभी देखिए ट्रंप की पॉलिसी क्या है, ये पूरी ट्रेड और टेररिस्ट पे ही है। ये जितना अभी ग्रीनलैंड खरीदने की बात हो रही है, तो साफ जाहिर है कि मिलिट्री पावर इस्तेमाल करने से पहले अभी इकोनॉमिक पावर चलेगा, इकोनॉमिक प्रेशर चलेंगे, और इकोनॉमिक प्रेशर आज अफगानिस्तान को, अफगान तालिबान को सूट नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल प्रेसिडेंट ट्रंप इस प्रकार की पॉलिसी और बढ़ाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन की कुछ रिपोर्ट्स हैं कि वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, क्या नाम है, कुछ डॉलर्स वगैरह दिए जा रहे थे यहाँ पर इनडायरेक्टली इनको, अफगान तालिबान को। हो सकता है वो ट्रंप बिल्कुल काट दे, तो ये बड़ा प्रेशर पॉइंट्स का है, और इसको अभी ये कैसे उभर के आएगा ये देखना होगा। रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी, जिस प्रेशर पॉइंट की बात अभी संजय मेस्टन जी कर रहे थे, वही प्रेशर पॉइंट पाकिस्तान के ऊपर भी तो होगा। अलकायदा का इस तरह से आगे बढ़ना और टीटीपी को अलकायदा का सपोर्ट मिलना, मुश्किलें तो पाकिस्तान के लिए बढ़ेंगी। देखिए, जहां तक अलकायदा की प्रेजेंस इस समय पर अफगानिस्तान में है, जितनी भी प्रेजेंस हो, ये खबर भारत के लिए इतनी चिंताजनक नहीं है जितनी पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि टीटीपी और अलकायदा एक साथ मिले हुए हैं और वो अफगान तालिबान उनको सपोर्ट दे रहा है। तो ये तो पाकिस्तान के लिए तो मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल खबर हो जाएगी। जहाँ तक फंडिंग की बात है, अमेरिका आज भी अफगान तालिबान को, जो अफगान तालिबान की सरकार है, खबरों में आया है तकरीबन $200-300 मिलियन हर एक महीने उनको दे रहा है, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो सरकार अभी तक खड़ी हुई है और जिस प्रकार से भी चल रही है, ये अमेरिकन मनी के साथ है। तो मुझे नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो ये इस प्रकार का फाइनेंशियल सपोर्ट बंद हो जाएगा। इस समय पर अमेरिका को अफगानिस्तान से कोई खतरा नहीं है। इनफैक्ट ये जो पैसा अमेरिका दे रहा है अभी अफगानिस्तान को, वो उसकी इन्फ्लुएंस अभी तक वो अपनी इन्फ्लुएंस को चलाने के लिए है। पाकिस्तान अभी इक्वेशन से बाहर चला गया है, क्योंकि अमेरिका की कोई भी मिलिट्री फोर्स अफगानिस्तान में नहीं है, तो उसके सपोर्ट के लिए जो रास्ते पाकिस्तान से जाते थे उनकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान एक तरफ से आप कह सकते थे पहले फ्रंटलाइन स्टेट था, अभी वो प्लेयर नहीं है इसमें, वो हट गया है, तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और मुझे नहीं लगता है कि उसकी सेना के पास ये काबिलियत है कि वो टीटीपी के जो बार बार अलग अलग जगह पर गुरेला अटैक्स हो रहे हैं, इनके ऊपर वो काबू पा सके। उनकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बहुत भारी रहेगी खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, और जिस प्रकार से गिलगित बाल्टिस्तान में रिपोर्ट्स आ रही है, वहां पर भी इनकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट होगी। इनकी आर्मी पूरी तरह से ओवरस्ट्रेच्ड है। जनरल मेस्टन साहब को भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, एक फौज को बड़े इलाके के ऊपर जिस प्रकार से स्ट्रेच रहते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक चला सकते हैं, लेकिन लगातार नहीं चला सकते। पाकिस्तान को इस प्रकार की लंबी लड़ाई लड़ना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। वो उनकी काबिलियत नहीं है सेना को बढ़ाने की, और इस प्रकार के थ्रेट्स रखने के लिए उनके चैलेंजेस दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। दिन पर दिन चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। लेकिन रिटायर्ड मेजर संजय मेस्टन जी, जरा ये बताइए कि इस स्थिति में
भारत हुकूमत यानी हमारी सरकार जो है उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अलकायदा का पांव पसारना? भारत की स्ट्रेटेजी बहुत साफ होनी चाहिए और मैं कई बार ये हर पॉसिबल फोरम में बोला हूँ। ये देखिए, तालिबान जो है बेसिकली क्या है, ये पश्तून्स है और ये समझना चाहिए कि डोरेंट लाइन का मसला पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है और दोनों तरफ पश्तून्स है, इसीलिए इसने यहाँ पर ये सारा इनको डिवाइड करके रखा हुआ है। भारत का अभी रोल ये आता है कि पहली बात, अफगान तालिबान एक रियलिटी है, हकीकत है। अफगान तालिबान को आज कोई ताकत विश्व की कोई ताकत वहां से निकाल नहीं सकती है। अब भारत का क्या रोल है? जब ये ग्राउंड रियलिटी है, भारत को उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहिए, जो अभी शुरू किए हैं, थोड़ा लेट जरूर है लेकिन ये अभी एक्सपेडाइट करना चाहिए। और ये करने का फायदा ये है कि हमारा जो पश्तून के साथ एक भाईचारा है, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को वहां पर तालिबान कार्डर्स मिलते थे, वो बोलते थे हम तो पाकिस्तान को हिट करना चाहते हैं क्योंकि यही पाकिस्तान के आईएसआई आर्मी को हमें पता है कि कौन कौन हमें ट्रेन करता था, ये हमें एक्सप्लॉइट कर रही है, उनके शब्द होते थे ये, मतलब हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम जुड़ेंगे दोनों तरफ ड्यूरेंट लाइन के पश्तून और इनको टारगेट करेंगे। तो भारत के लिए आज विन विन सिचुएशन है, वो सिर्फ हमें मॉरल सपोर्ट देने की जरूरत है और ये इसलिए मैं बोल रहा हूं आज की स्थिति सबसे ज्यादा लाभदायक भारत के लिए है। हमको कॉन्टैक्ट रखने चाहिए और वहां पर हमारे बहुत, आप देखिए इसके फॉलोआउट्स होंगे। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए ओपनिंग मिलती है, जो हम ये बंदर अब्बास और चाबार से ये हम ईरान के थ्रू ट्रेड रूट की सोच रहे हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। दूसरा, मैं एक और एज अ मिलिट्री मैन बोलना चाहूंगा, जो मैं हमेशा सोचता था वहां बैठ के कि क्यों कभी भारतीय सेना ने या भारत सरकार ने, जितनी भी सरकारें गई हैं, अफगानिस्तान को क्यों नहीं हमने इस्तेमाल किया एज अ क्या नाम है, दूसरा फ्रंट। आज पाकिस्तान फ्रंट ही खोलता रहता है, कभी बांग्लादेश फ्रंट, तो कभी इन्फिल्ट्रेशन फ्रंट, कभी कश्मीर इस फ्रंट। दिशा में संजय मेस्टन जी, इस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है। हम चाइना को भी देख रहे हैं कि अलग अलग फ्रंट खोलता है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो भी अपना फ्रंट खोलता है, हम क्यों नहीं? तो बिल्कुल हमें ये फ्रंट खोलना चाहिए। देखिए, काउंटर स्ट्रेटेजी यही होती है, अगर वो फ्रंट खोल रहे हैं हमको भी फ्रंट खोलने चाहिए। मैं तो बोलता हूं हमारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में आईनी एयरफील्ड थी, आईनी एयरफील्ड थी, उसका मतलब था, अभी शायद रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पैक हो गई है, बंद कर दी गई है। ये मतलब है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक अफगानिस्तान में हमारे को बहुत फायदा है और हमारा जो एक ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अफगानी तो सबसे ज्यादा भारतीय को, भारत को चाहते हैं। जनरल कटोच साहब भी अभी वहां मेरे टेन्योर में आए थे, हमने मुलाकात की थी। इतना उनका लगाव है भारत के प्रति, पश्तून्स का मैं आपको बता रहा हूँ, सबका, पूरे अफगान्स का। ये मौका आज भारत को खोना नहीं चाहिए, हमको ये बढ़ोतरी करनी चाहिए। और मेरे को खुशी है कि अभी फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे हुआ है और इसमें देखिए कई तो उनके रिटायर्ड क्या वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास्ड आउट लोग हैं। एक शेर मोहम्मद स्टेनिक्स है, जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है वहां पर। तो हम लोग का डिफेंस डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि हम लोग इनको जानते हैं, हमारी एकेडमी में ट्रेन किया है। कितने अफगान हमने 1970 से ट्रेन किए हुए, 71 की लड़ाई से पहले भी हमने इनको ट्रेन किए हैं। तो अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज जो भारत के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, हमको ये रिलेशनशिप बढ़ानी चाहिए। जाहिर तौर पर इस रिलेशन को बढ़ाना चाहिए और अपने जो फ्रंट हैं वो भी अलग अलग मुल्क में खोलना चाहिए ताकि हम अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी आपका और रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन जी आपका, आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ दो खास डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े थे जिन्होंने पूरी बातों को रखा, लेकिन सबसे अहम बात कि अलकायदा का एक बार फिर से अफगानिस्तान में एक्टिव होना वो कहीं से भी पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। लेकिन जिस आग के जरिए पाकिस्तान दुनिया को जलाना चाहता था, वो आग अब उसी की तरफ बढ़ रही है। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डे।